भारत और जापान के बीच हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग समेत 6 महत्वपूर्ण समझौते पर हुई सहमति। प्रधानमंत्री ने कहा, जापान और भारत सांस्कृतिक विरासतों से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के बीच कल देर शाम बैठक हुई संपन्न। प्रदेश सरकार के मंत्री और पदाधिकारी प्रवास कार्यक्रमों के साथ साथ भाग लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे धार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा को लेकर हुए समझौते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जन सुविधाओं के लिए दोनों सरकारें कर रही हैं काम। और भारत ने चौथे वनडे में वेस्टइंडीज को 224 रनों से हराकर श्रृंखला में 2-1 की ली बढ़त। रोहित शर्मा और अंबाती रायडू ने जमाया शानदार शतक। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की सफल यात्रा के बाद स्वदेश पहुंच गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शिखर वार्ता के बाद भारत और जापान ने एक हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग समेत 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा 2+2 वार्ता करने की सहमति जताई। शिखर वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र की हालात समेत विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने सामरिक और वैश्विक साझेदारी की मजबूत मिसाल पेश की। इसके साथ ही भारत और जापान के बीच 13वीं शिखर वार्ता ठोस नतीजों के साथ खत्म हो गई। 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन इसके रूप स्वरूप पर प्रश्न है। किसका फायदा होगा, क्या करना होगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन एक बात साफ है कि भारत और जापान के सहयोग के बिना 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। भारत जापान के बीच भविष्य के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाले 32 दस्तावेजों सहित 6 समझौतों पर आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए ओडीए कर्ज की दूसरी किश्त पर समझौता हुआ। इसके साथ ही आयुष्मान भारत से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल साझेदारी, खाद्य प्रसंस्करण और नौसेना के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता हुआ। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की अपनी स्वीकृति व्यक्त की। अपने संबंधों के आगामी विकास के लिए एक विशाल विजन पर कल और आज आबे सान के साथ मेरी बहुत उपयोगी बातचीत हुई है। आज इस साझा विजन पर हमने हस्ताक्षर भी किए हैं। हम अपने सहयोग को डिजिटल पार्टनरशिप से साइबर स्पेस तक, स्वास्थ्य से रक्षा सुरक्षा तक और सागर से अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में अबाध गति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में संबंधों को नया आयाम दिया गया। दोनों देशों के बीच 2+2 बातचीत शुरू करने की घोषणा की गई। जापान भारत के नए युग का प्रतीक, सुरक्षा सहयोग के तहत हम मंत्री स्तर 2+2 की पुनः स्थापित करेंगे। रक्षा के क्षेत्र में भूमि, समुद्र और आकाश में आदान प्रदान को मजबूत करेंगे। रक्षा सहयोग को और गहन करने के लिए हमने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जिसको हम ACSA बोलते हैं, इसके लिए अपनी बातचीत को आरंभ करने पर भी समर्थन किया है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों को तलाशने, भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि पर विचारों को साझा किया। संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए और भारत प्रशांत के साथ अफ्रीका में सहयोग बढ़ाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित एक्ट ईस्ट नीति पर भारत जापान के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। जापान और भारत के संबंधों को हिंद और प्रशांत महासागरों से गहराई और विस्तार प्राप्त है। ये संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रताओं के प्रति और रूल ऑफ लॉ के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है।
अन्य बड़े मुद्दों की बात करें तो व्यापार में सुगमता और मेक इन इंडिया जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना करने, जापान के निवेशकों द्वारा भारत में $2.5 अरब के नए निवेश की घोषणा शामिल है। इससे भारत में लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही आपदा जोखिम को कम करने में सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यात्रा के दौरान उनकी पीएम आबे के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली और इसका साफ असर 13वीं शिखर वार्ता के नतीजों में भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की साउंड शो भी होंगे जिनका पर्यटक आनंद ले सकेंगे। गांवों की मिट्टी एकत्रित कर यूनिटी वॉल तैयार की गई। इसके पीछे संदेश ये कि सरदार पटेल ने जिस तरह रजवाड़ों को जोड़ा, ठीक उसी तरह गांवों को भी जोड़ना है। के लिए 2 टेंट सिटी भी बनाई गई हैं, जहां निश्चित तौर पर उन्हें सुखद अनुभूति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और राज्य सरकार के मंत्रियों की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह पांडे की अध्यक्षता में कल संपन्न हुई। बैठक में तय हुआ कि आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में सभी प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश के मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रमों के साथ साथ उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित हो। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी आगामी कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल बैठक में उपस्थित रहे। बाद में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीतिक कारणों से छोटी छोटी बातों को लेकर जनता को सुविधा से वंचित रखना ये संकुचित सोच है। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 2 राज्यों के बीच संचालन का अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक समझौता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि दोनों प्रदेश की एक बड़ी आबादी को सुगम और सहज सार्वजनिक परिवहन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो सांची विरासत की देन है। भले ही विकास की दिशा से एक राजनीतिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में विगत 17 वर्षों से उत्तराखंड सफलतापूर्वक कार्य कर रहा हो, लेकिन हम सब उस सांझी विरासत के हिस्से हैं जिन्होंने इस देश की आजादी से लेकर के आजादी के बाद के विकास की इस प्रक्रियाओं को एक साथ आगे बढ़ाया है। प्रयागराज के कुंभ मेले के लिए चलने वाली 500 बसों में से 51 बसें शुरू की हो जाएंगी। ये शटल बसें बसों की पार्किंग स्थल से 5 किलोमीटर दूर संगम के तट पर श्रद्धालुओं को ले जाएंगी। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र, यूपी और उत्तराखंड में एक ही दल की सरकार होने के कारण अब तेजी से लंबित समस्याओं का समाधान हो रहा है। करीब आधा दर्जन राज्यों में 42 सालों से लटकी हुई लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से एक बैठक में ही सुलझा लिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो या भारत सरकार हो, ये समस्याओं के समाधान में विश्वास करती है, समस्याओं के निराकरण में विश्वास करती है, बल्कि समस्याओं को लटकाने से परहेज करती है। हमारी जो परिकल्पना है कि सारा देश एक है, हम सब भारतवासी हैं, हमको एक दूसरे की समस्याओं को देखना चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए। आज लखवाड़ ब्यासी बनता है तो उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पर पाए जाने पर उन्हें जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है और कहा है कि 15 साल पुराने और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले NGT ने भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली NCR के परिचालन पर बैन लगा दिया था। आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के जिले की पहचान को बढ़ाने के लिए ODOP योजना शुरू की है। जरी नगरी के नाम से पहचान रखने वाले बरेली को ODOP योजना में जरी के लिए चुना गया है। जरी कारोबारों को पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों को सक्षम बनाने के लिए बरेली के अर्बन हाट में नेशनल हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में से 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें जरी हस्तशिल्पकारों द्वारा 12 स्टॉलों को लगाया गया है। इन स्टॉलों पर जरी जरदोजी जुड़े उत्पाद और परिधानों को सजाया गया है। वहीं मेले में देश प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने भी अपने अपने जिले उत्पादों को भी प्रदर्शनी में लगाया है। बरेली नगर निगम महापौर उमेश गौतम ने कहा कि इस तरह के मेले में पूरे प्रदेश के उत्पादों को एक जगह पर सजाया गया है, जिसे ये हैंडीक्राफ्ट का मेला लगा है देख और खरीद सकते हैं। वहीं बरेली के स्मार्ट सिटी बन जाने पर जरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तमाम जिलों की जो बेहतरीन उत्पाद हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि बरेली वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि सब जगह भदोही और ये सब जगह जाना बहुत आसान नहीं होता, पर वहाँ के जितने भी उत्पाद हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ आकर वो सब खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छे मैं तो अभी देखा बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं। और अभी स्मार्ट सिटी में हम लोगों को बरेली में जरी जरदोजी और हैंडीक्राफ्ट के लिए काफ़ी पैसा मिला है, तो उससे यहाँ के जितने भी जरी जरदोजी और हैंडीक्राफ्ट के फर्नीचर के कारीगर हैं उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी और एक बहुत बड़ा क्लस्टर मिलेगा। सभी लोगों का फ़ायदा होगा और बरेली फर्नीचर जरी जरदोजी इसके नाम से और ज़्यादा जाना जाएगा। ये हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन है सर, जिसमें लोग अपने हाथों से बनाए गए वस्त्रों को और चीज़ों को दर्शाते हैं। खासकर यहाँ जरी जरदोजी का बहुत काम हुआ है और बहुत मेहनत से लोगों ने यहाँ बनाया है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन काफ़ी आए हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तरह तरह के झरने बनाए गए हैं। लखनऊ का
चिकन का वर्क यहाँ पे है। कानपुर से सर लेदर का वर्क आया हुआ है, जिसमें लोग खुद अपने हाथों से अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखा रहे हैं। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के पिछड़े और थारू बाहुल्य गांव में महिलाओं तथा लड़कियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सशस्त्र सीमा बल नवी वाहिनी द्वारा महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और लाइब्रेरी के शुभारंभ सोमवार को किया गया, जिसका उद्घाटन श्रावस्ती सांसद दद्दन मिश्रा द्वारा किया गया, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन व सिलाई किट भी दिए गए। उच्च प्राथमिक विद्यालय बालापुर में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया, जहां पर क्षेत्र के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रभारी महानिदेशक एसएसबी प्रताप चंद्र चुंडावत तथा सांसद दद्दन मिश्रा ने जागरूकता कार्यक्रम को इस क्षेत्र के विकास और रोजगार से महिलाओं व बच्चों के सार्वभौमिक विकास में सहायता मिलने की उम्मीद जताई। सांसद ने कहा कि एसएसबी द्वारा किए जा रहे कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर संसाधनों की विशेष कमी है, ऐसे जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाएं मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी उपलब्ध कराना काफी प्रशंसनीय कार्य है। इसके अलावा स्वच्छता कार्यक्रम, रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। इंतजाम करने का काम सशस्त्र सीमा बल कर रहा है। हमारी शुभकामना है कि यहाँ से प्रशिक्षित होकर के हमारी बेटियां रोजगार के अवसर प्राप्त करें। आज जो एमपी महोदय आए हैं, इन्होंने 2 कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। एक तो कंप्यूटर और लाइब्रेरी का, दूसरा सिलाई प्रशिक्षण का। ये प्रशिक्षण 1 महीने तक चलेगा और उसके बाद में जो महिलाएं ट्रेनिंग कर रही है उनको सिलाई मशीन और उसके साथ में किट वो दे दिया जाएगा। तो ये स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे और एसएसबी इस तरह के कार्यक्रम पूरे सीमांत क्षेत्र में करता रहता है। इससे यहाँ पर हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारी जो जाति है वो आगे बढ़ेगी या देश आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एसएसबी कैंप में पहले तो नहीं ऐसा हुआ था ट्रेनिंग देने के लिए, अभी पहली बार हम लोग सीखने आए यहाँ पे। हम सोच रहे हैं हम लोग सीख के यहाँ पे कुछ बने, आगे अपने पढ़ाई के जैसे खर्चा निकाले, ऐसे व्यवसाय करके इसका, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। हमारा इस क्षेत्र में जो सिलाई मशीन आया है, उससे हम सीख कर अपना रोजगार करेंगे और सीख कर कुछ आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के जेएस यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 600 छात्र छात्राओं को डिग्री व दोनों लोगों को मानद उपाधि से सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह के अवसर पर अखिलेश यादव ने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि देश के संविधान और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। भारत की जनता को देश के संविधान पर भरोसा है। भारत की जनता को न्यायपालिका पर भरोसा है और भारतवर्ष के लोगों को हमारे जो लोकतंत्र में परंपराएं हैं, लोकतंत्र की जो आत्मा है, संविधान और माननीय सबसे उच्च और सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला है तो मैं समझता हूँ सबको स्वीकार करना चाहिए और उसकी कही हुई बात सबको सम्मान करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा मथुरा रेलवे जंक्शन स्टेशन को श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं की चित्रकारी के साथ ही सौंदर्यीकरण के कार्य जोरों पर चल रहे हैं। अब मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन आगरा मंडल का प्रथम स्टेशन होगा। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा ब्रिज आभा देने हेतु जंक्शन पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक चित्रकारी कराई जाएगी। आध्यात्मिक धार्मिक स्थल होने से विश्व प्रसिद्ध मथुरा जंक्शन होगा। मथुरा जंक्शन में अभी यात्री सुविधा के लिए सुपर डिलक्स टॉयलेट का निर्माण किया गया है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 7 के बीच में अवस्थित है और इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। सेंसर सिस्टम और सारे अत्याधुनिक चीज़ें लगाया गया है। इसमें फीडिंग रूम भी बनाया गया है। साथ ही साथ यात्रियों के लिए लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ मथुरा जंक्शन के तीनों एंट्रियों में दूसरी एंट्री का लगभग विकास पूर्ण हो गया है। वहाँ पर यात्रियों के लिए यात्री शेड, टॉयलेट्स, फैसिलिटी सारी उपलब्ध हैं। फर्स्ट एंट्री पर भी विकास का कार्य अभी चल रहा है और थर्ड एंट्री पर प्रस्तावित है।
धीरे सुधार होते जा रहा है। इससे भी स्टेशन में साफ सफाई का भी है, सीटियाँ बनी है अभी आज, जैसे साफ और ऑटो के लिए उधर बस स्टैंड का पहले नहीं था, तो उधर पास में बस स्टैंड बनाया, तो उसके लिए भी मथुरा जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए मिल जाता है। पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी यहाँ पे, न सवारियों को बैठने की व्यवस्था थी, न कुछ थी। अब तो यहाँ पहले से काफ़ी सुधार हो गया, एलिवेटर भी बन गया है, बैठने के लिए व्यवस्था, चेयर वगैरह भी पहले से बढ़िया हो गई है, बैठने के लिए प्लेटफॉर्म हो साफ सफाई रहती है। पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी, पहले से तो बहुत। अलीगढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय एलमपुर में मंडल का पहला किचन गार्डन तैयार हो गया है। इसके साथ ही 8 क्यारियों में गोभी, बैगन, मिर्च, टमाटर, धनिया की बुआई कर दी गई है। ऑर्गेनिक तरीके से ये सब्जियां स्कूल कैंपस में बेसिक शिक्षा विभाग की खाली पड़ी जमीन पर उगाई जा रही हैं। इनमें उगने वाली सब्जियों से छात्र और छात्राओं का मिड डे मील तैयार किया जाएगा। कुछ समय पहले शासन के निर्देश हुए थे कि बेसिक शिक्षा विभाग की खाली पड़ी जमीनों पर गार्डन किचन बनाकर उन पर सब्जियां उगाई जाएं। ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई सब्जियां बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद साबित होंगी। निर्देश प्राप्त हुए थे कि जिन विद्यालयों के प्रांगण में जमीन खाली पड़ी हुई है, उन पे मिड डे मील के अंतर्गत सब्जियां उगाई जाएं और सब्जियों को उसमें मिड डे मील में प्रयोग किया जाए। हमारे द्वारा यहाँ 8 क्यारियां तैयार की गई हैं, जिसमें गोभी, आलू और बैंगन, मिर्च, टमाटर, मेथी, पालक, धनिया आदि तैयार किया गया है, जिसको बच्चों को मिड डे मील में हम खाने में देंगे। महाराजा बिजली पासी राजकीय प्राण-स्नातक महाविद्यालय आशियाना लखनऊ में हिस्टो लिटरेरी फेस्ट रूट्स एंड विंग्स 2018 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की ऐतिहासिक और साहित्यिक विभूतियों की गौरवमयी उपलब्धियों का नाटकीय मंचन किया गया। समारोह में भारत के गौरवमयी इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली गई और उसे याद किया गया। भ्रष्टाचार मिटाओ, नया भारत बनाओ के स्लोगन से बैंक ऑफ इंडिया ने जन जागरूकता की शुरुआत की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना देखा था, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन के अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। इसी क्रम में लखनऊ में बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक ओपी काबरा के नेतृत्व में गोमती नगर के जनेश्वर मिश्र पार्क से इस अभियान की शुरुआत की गई। इसलिए एकत्रित हुए हैं, मेरे साथ सहायक महाप्रबंधक है ओपी कावड़ा। जन चेतना हम चाहते हैं, लोग स्थलों पर घूम रहे हैं हम लोग, ताकि वहां जाके लोगों को इकट्ठा कर सके, बता सके, मैसेज दे सके, ये मैसेज दे सकें कि आप जहां भी जाइए, किसी भी ऑफिस में, बैंक के ऑफिस में जाइए, आपको काम बिना कोई डिमांड नहीं करेगा करप्शन के लिए। और आज हमारे बहुत मास प्लेजेस हुए हैं। एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर 800 से ज्यादा लोगों में प्लेज ली है और उनके सामने शपथ ली है कि यहाँ पर करप्ट फ्री काम होता है, कुछ नहीं होता पे भ्रष्ट। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार को जड़ से उन्मुक्त कर दें। सहारनपुर में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिए जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जनमंच सभागार में एक जनपद राष्ट्रीय स्तरीय लाभार्थी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 30 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के 501 लाभार्थियों को लाभ वस्तुओं और एक लाभ प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर बीजेपी सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सीधा में पहली बार किसी ऐसे मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें एक ही स्थान पर बिना किसी भेदभाव की योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। योजनाओं में के माध्यम से जिस प्रकार से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है, आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक लाभार्थी मेले का आयोजन सहारनपुर जनपद में किया गया है और इसमें सभी योजनाओं के लाभार्थियों को, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे बच्चों को यूनिफॉर्म देने की बात हो, चाहे हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को ट्राइसिकल देने की बात हो, सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को वो यंत्र भी दिए गए हैं और लाभ भी दिए गए हैं। और प्रदेश में पहली बार इस प्रकार का एक मेले का आयोजन करके इस प्रकार से किया जा रहा है। ये सहारनपुर जनपद की पहल। आज सहारनपुर जनपद में उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से पहली बार लाभार्थी मेले का आयोजन किया गया है। इस लाभार्थी मेले में लगभग 30 विभागों जो लाभार्थी परक योजनाएं चलाते हैं, उन सभी योजनाओं का समावेश किया गया है और लगभग
ये पहला मेला था, इसलिए 501 लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। स्टेज पर से 76 लोगों को लाभ दिया गया है और 16 डिपार्टमेंट्स की विभिन्न योजनाओं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जिसमें आयुष्मान, MOU, ट्रैक्टर, रोटावेटर सहायता, कृषक सहायता, राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन सारी आदि तमाम योजनाओं का समावेश किया गया है। और अब बात क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की सीरीज के चौथे वनडे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 224 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। पांचवा और अंतिम वनडे मैच 1 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए चौथे एक दिवसीय मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 224 रनों से हरा दिया है। भारत द्वारा जीत के लिए रखे गए 378 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। 20 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज हेमराज 14 रन बनाकर बी कुमार की गेंद पर कैच आउट हो गए। शानदार फॉर्म में चल रहे शाय होप को कुलदीप ने 0 पर आउट किया। वहीं पावेल 4 रन बनाकर कोहली द्वारा रन आउट हो गए। इस तरह वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 153 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के पुछल्ले बल्लेबाजों में केवल जेसन होल्डर ही टिक कर खेल सके। उन्होंने 54 रन का योगदान दिया और अंत तक आउट नहीं हुए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को शिखर धवन और रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़े। धवन 38 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। पहले 3 वनडे में लगातार 3 शतक लगाने वाले विराट कोहली केवल 16 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा ने अंबाती रायडू के साथ मिलकर रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। इस बीच रोहित ने अपने वनडे करियर का 21वां शतक पूरा किया। शतक बनाने के बाद रोहित और ज्यादा आक्रामक हो गए और जल्द ही उन्होंने अपने 150 रन पूरे किए। वो 162 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर अंबाती रायडू ने अपना शतक पूरा करने में सफलता पाई। धोनी ने 23 रन की पारी खेली। अंतिम समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग समेत 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हुई सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान और भारत सांस्कृतिक विरासतों से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। प्रदेश और भाजपा संगठन के बीच कल देर शाम बैठक हुई संपन्न। प्रदेश सरकार के मंत्री और पदाधिकारी प्रवास कार्यक्रमों के साथ साथ भाग लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे धार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा को लेकर हुए समझौते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जन सुविधाओं के लिए दोनों सरकारें कर रही हैं काम। और भारत ने चौथे वनडे में वेस्टइंडीज को 224 रनों से हराकर श्रृंखला में 2-1 की ली बढ़त। रोहित शर्मा और अंबाती रायडू ने जमाया शानदार शतक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।